रॉकी लॉ क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अपन पिछले वीडियो में अर्थात पिछली क्लास में बात की थी कि सेक्शन 2 के WA में क्या मेंशन था। तो अपन को आप सभी को ये ध्यान होना चाहिए कि अभी अपन क्लास को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, जो सेक्शन की बात कर चुके थे उन सभी सेक्शंस के रिवीजन में अभी बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 2 WA में पिछली बार अपन ने बात की थी विक्टिम के बारे में। तो विक्टिम से बात करने से पहले आप सभी से विनती है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी का ये महत्वपूर्ण कर्तव्य है और मेरा कर्तव्य है आप सभी को पढ़ाना, लीगल जानकारी आपको अधिक से अधिक पहुंचाना। तो चलो CRPC के बारे में बात करते हैं। CRPC का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सेक्शन 2 WA में बताया गया है विक्टिम। अब आपको विक्टिम तो पता चल गया है कि 2 WA में विक्टिम की परिभाषा दी गई है CRPC के सेक्शन 2 WA में। तो इसका अर्थ क्या होता है, विक्टिम का अर्थ और इसकी परिभाषा देखते हैं कि विक्टिम क्या कहना चाह रहा है, इसकी परिभाषा क्या है। सॉरी, तो इसकी परिभाषा है कि सच पर्सन हु हैज सफर्ड लॉस और द इंजरी बाय एक्ट और ओमिशन ऑफ द एक्यूज्ड इट इंक्लूड्स द गुडन एंड द लीगल हेयर आल्सो। यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परेशानी उठानी पड़ती है, यानी कि ऐसा, इसमें सिंपली किताब की परिभाषा मत लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कुछ परेशानी उठानी पड़ रही है, कुछ परेशानी, मान लो उसकी वजह से उसे कुछ दिक्कत होती है या फिर उसकी वजह से उसके ऊपर कुछ चोट आती है, तो उसे क्या कहते हैं, विक्टिम। जिसको चोट आ रही है ना, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, विक्टिम। भाई वही तो विक्टिम हुआ। भाई मान लीजिए दो व्यक्ति है, दो व्यक्तियों में से राम और श्याम है। राम और श्याम में से राम ने क्या है कि श्याम को चाटा मार दिया। तो इस समय विक्टिम कौन होगा, राम होगा, श्याम होगा। तो इस समय विक्टिम होगा श्याम को विक्टिम ठहराया है, क्योंकि विक्टिम और एक्यूज्ड कौन होगा, राम ने क्या है कि कृत्य किया है और जो विक्टिम है उसका जो विक्टिम है वो सहने वाला है उस कृत्य को। तो आप सभी को समझ में आ गया। मेरे को लगता है कि 2 WA में विक्टिम की परिभाषा आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई। अब अपन दूसरे सेक्शन की बात करेंगे 2H में क्या बताया गया है। सेक्शन 2H में बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन, ये भी मोस्ट सेक्शन है। कई बार जितने भी APO, JLO, जितने भी RJS एग्जाम्स होती हैं उनमें लीगल से संबंधित उन सभी एग्जाम्स में इनके कुछ भी नाम यानी परिभाषा पूछ सकता है, या फिर सेक्शन का भाई कौन से सेक्शन में ये मेंशन है, तो कुछ भी पूछ सकता है उठा के। तो आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन CRPC के 2H में किसकी परिभाषा दी गई है, इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा है। भाई इन्वेस्टिगेशन किससे कहते हैं तरीके से, तो इसकी परिभाषा देखते हैं अपन कि इसकी परिभाषा है कि ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ द एविडेंस कंडक्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन ए मजिस्ट्रेट हु इज द ऑथोराइज्ड बाय ए मजिस्ट्रेट इन दिस बिहेव। यानी ऐसी सारी प्रक्रियाएं यानी एक तरीके से ऐसी सारी प्रक्रियाओं या सबूत इकट्ठा करने में जिनको यूज लिया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा या जो किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा चुना जाता है, चुना गया पुलिस ऑफिसर सारी प्रक्रियाओं को जांच करता है और उसी जांच को अन्वेषण कहते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है कि इन्वेस्टिगेशन का हिंदी क्या है, अन्वेषण यानी जांच करना। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है, किताब की परिभाषा ज्यादा मत रटिए वो, क्योंकि याद भी नहीं रहती। एक सिंपल सी परिभाषा याद कर लीजिए कि ऐसी सारी प्रक्रियाएं जिनसे क्या होता है कि सबूतों को इकट्ठा करने के लिए जो भी हथकंडे अपनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अन्वेषण कहते हैं, अर्थात इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। अब अपन बात करेंगे 2G। भाई 2G में क्या मेंशन है, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2G में इंक्वायरी बताई गई है कि इंक्वायरी की परिभाषा क्या है। इंक्वायरी देखते हैं कि एवरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट। यानी इसका अर्थ होता है कि कोर्ट में ट्रायल से पहले जो प्रोसीडिंग्स होती है उसे इंक्वायरी कहते हैं। इंक्वायरी किसे कहते हैं, कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होती है उसके पहले जो एक तरीके से कार्य होता है उसे इंक्वायरी कहते हैं। यानी जो प्रोसीडिंग होती है वो ट्रायल से पहले होती है, जो भी कार्य होते हैं ना उन सभी को इंक्वायरी कहते हैं। वो किससे पहले होती है, वो ट्रायल से पहले होती है और इसको किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा या फिर किसी भी कोर्ट के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। तो मेरे को लगता है कि आप सभी को इंक्वायरी बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी किसे कहते हैं। यानी कोर्ट के
ट्रायल से पहले जो सभी कार्य किए जाते हैं उसे इंक्वायरी कहते हैं। अब अपन बात करेंगे जो दूसरा सेक्शन आता है 2 का, जो 2 के सब सेक्शंस की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना 2, 3 ये नहीं है, ओनली सेक्शन 2 ही चल रहा है, उसके बहुत सारे भाग ही है जिसमें बहुत सारों में ओनली जो मेन मोटे मोटे जिनको एक तरीके से एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है उन्हीं की अपन चर्चा कर रहेंगे। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं 2N में क्या डिफाइन किया गया है। सेक्शन सीआरपीसी के 2N में बताया गया ऑफेंस किसे कहते हैं, अर्थात अपराध किसे कहते हैं। यह सबसे मोस्ट है और अभी वर्तमान में स्थिति इसकी बहुत ज़्यादा एक तरीके से दृश्य भी रूप में समाज में एक तरीके से बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऑफेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ऑफेंस इतना बढ़ गया है, अपराध इतना बढ़ गया है। किसी भी सेक्टर में ले लो, बच्चों के क्षेत्र में ले लो, बड़ों के क्षेत्र में ले लो, फैक्ट्रियों में देख लो, हर जगह अपराध इतना हो गया है कि इसकी कुछ सीमा नहीं है और कोर्ट में इतने केस पेंडिंग पड़े हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है और आज तक उनका कोई रिजल्ट भी नहीं आया है। इसीलिए तो कहते हैं कि इंडिया का संविधान लचीला है। चलो सॉरी, मैं बीच में थोड़ा कहीं और बात करने लग गया, सॉरी इसके लिए। लेकिन अब अपने मुद्दे पे आते हैं। कौन सा सेक्शन चल रहा था? 2N में बताया गया ऑफेंस एनी एक्ट द ओमिशन विच इज द मेड द पनिशेबल बाय लॉ इन द फोर्स, यानी ऐसा कोई भी कार्य या फिर लोभ जो पनिशेबल हो या दंडनीय हो या किसी भी लॉ इन फोर्स से एटमेंस इसमें कोई भी विधि शामिल हो उसे अपराध कहते हैं। एक बार दोबारा से इसकी परिभाषा सुन लीजिए कि एनी एक्ट और ओमिशन विच इज द मेड पनिशेबल बाय लॉ इन फोर्स, यानी ऐसा कोई भी कार्य या फिर जो लोभ पनिशेबल हो या दंडनीय हो या किसी भी लॉ इन फोर्स से इट मींस उसमें कोई भी विधि शामिल हो उसे अपराध कहते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई भी कृत्य, उसमें कोई भी विधि लॉ इन फोर्स अगर शामिल है तो उसे क्या कहते हैं? अपराध कहते हैं। तो मेरे को लगता है कि आपको ऑफेंस की परिभाषा बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं इनमें डिफरेंस, 3 चीजों में डिफरेंस देखने जा रहे हैं। वह कौन कौन से डिफरेंस है? तो पहली चीज देखेंगे अपन इन्वेस्टिगेशन, दूसरी देखेंगे इंक्वायरी और तीसरी देखेंगे ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में अपन डिफरेंस देखने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनना। तीनों को अगर कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ेंगे तो अच्छे याद करने में आसानी होगी। तो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में डिफरेंस देखते हैं कि फर्स्ट बता रखा है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल इन नेचर। इन्वेस्टिगेशन क्या है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल इन नेचर, ये क्या है कि एक कोर्ट की बाहर की प्रोसीडिंग्स होती है। एक्स्ट्रा यानी अलग, कोर्ट से बाहर की प्रोसीडिंग्स होती है। और इंक्वायरी में फर्स्ट टॉपिक की बात करें, जुडिशियल इन नेचर, ये कोर्ट की कार्रवाई ही है। और जो ट्रायल भी है वो कोर्ट के अंदर ही होता है, जुडिशियल इन नेचर। अब सेकंड इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि बाय पुलिस ऑफिसर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय ए मजिस्ट्रेट, यानी इसमें दोबारा सुनिए कि बाय पुलिस ऑफिसर और पर्सन ऑथोराइज्ड बाय ए मजिस्ट्रेट। और इसमें दूसरा दे रखा है कि टू सी वेदर प्राइमा फेसी मैटर या फिर मेड आउट और नॉट। इसमें अगर इंक्वायरी में अगर प्राइमा फेसी प्रथम दृश्य मामला बनता है तो उसके ऊपर आगे ट्रायल चलता है, वरना नहीं चलता है। डिटरमाइन ऑफ द क्रिमिनल लिबरलिटी, यानी अगर इनमें एक तरीके से डिटरमाइन या लिबरलिटी दोनों शब्द एक तरीके से बहुत ही हार्ड है, तो मेरे को अभी इसके बारे में याद नहीं आ रहा, आपको आगे बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, या फिर अगले सेक्शन में इसके बारे में बताऊंगा। तो अब अपन बात करेंगे दूसरे सेक्शन की कि दूसरा सेक्शन क्या बताना चाह रहा है। तो इसमें आगे और ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सीआरपीसी के ज़्यादातर सेक्शंस के नाम और उनकी परिभाषा ही आपको ध्यान रखनी। अगर नाम और परिभाषा याद देना तो उसमें और कोई दिक्कत, मान लीजिए डिफरेंस भी पूछ लेता है तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब अपन एक डिफरेंस और देखते हैं, सबसे मोस्ट है, वो इतना मोस्ट नहीं था, लेकिन जो अभी जो बात करने जा रहे हैं डिफरेंस की, वो है डिस्चार्ज और एक्विटल। डिस्चार्ज और एक्विटल किसे कहते हैं? यानी देयर कैन बी, एक डिस्चार्ज की पहली जो टॉपिक है वो है कि इसका देयर कैन बी सेकेंड ट्रायल,
यानी अगर किसी व्यक्ति पर प्रथम दृश्य के अंदर केस नहीं बनता है तो उसे रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन बाद में उसका कोई भी दोबारा मैटर आता है तो सेकंड ट्रायल के लिए बुलाया जा सकता है। यानी इसमें यही बताया गया है कि देयर कैन बी सेकंड ट्रायल। अगर किसी व्यक्ति पर प्रथम बार यानी एक किसी व्यक्ति के अंदर के केस नहीं बनता है, प्रथम दृश्य के अंदर कोई केस नहीं बनता है तो उसको एक तरीके से बरी कर दिया जाता है, लेकिन बाद में उसके ऊपर किसी प्रकार का उससे रिलेटेड कोई कुछ भी मुद्दा उठता है तो उसको दोबारा से बुलाया जा सकता है। और इसमें एक्विटल में देखते हैं कि जनरली दे आर कैन नॉट बी सेकेंड ट्रायल एक्सेप्ट और एक्सेप्टेशन एंड सेक्शन 300 IPC। अब इसका अर्थ क्या होता है? यानी इसका अर्थ होता है कि बरी करना, अर्थात जनरली किसी व्यक्ति को एक बार बरी करने के बाद दोबारा नहीं बुलाया जाता, लेकिन कुछ सिचुएशंस में IPC के सेक्शन 300 के तहत ट्रायल हो सकता है। यानी अगर ज़्यादातर तो यही होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को एक बार बरी करने के बाद उसे दोबारा नहीं बुलाया जाता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन IPC के कुछ धारा ये प्रावधान करती है कि अगर जो IPC की वो धारा एक बार नाम ले लेता हूँ उसका, IPC की धारा 300 ये बताती है कि अगर एक बार किसी व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है लेकिन उस पर अगर दोबारा से उस मामले में मुद्दा उठता है तो उस व्यक्ति को IPC इंडियन पीनल कोड की धारा 300 के तहत उसको दोबारा बुलाया जा सकता है। किसमें? कोर्ट में उसके ट्रायल के लिए दोबारा बुलाया जा सकता है। अब इसमें थर्ड बार देखते हैं डिस्चार्ज में कि व्हेन ए प्राइमा फेसी केस डज नॉट ए मेड आउट, यानी इसमें दूसरी बात देखते हैं डिस्चार्ज आफ्टर इंक्वायरी। यानी डिस्चार्ज आफ्टर इंक्वायरी, पहले इस इंक्वायरी की जांच की जाती है। अगर व्यक्ति यानी पहले क्या होती है कि इंक्वायरी की जांच की जाती है और अगर व्यक्ति पर प्रथम दृश्य मामला नहीं बनता है तो या फिर प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है तो व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति पे इंक्वायरी के दौरान अगर किसी व्यक्ति का वो नहीं बनता है प्राइमा फेसी केस तो उसको बरी कर दिया जाता है। तो अब अपन तीसरी बात देखेंगे एक्विटल में। तीसरी बात क्या कहना चाह रहा है भाई? तीसरी बात क्या कहना चाह रहा है इसमें बता रहा है कि एक्विटल में इसमें भी दूसरी बात ही है, एक्विटल इज आफ्टर ट्रायल। भाई एक्विटल इज आफ्टर ट्रायल, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ देखेंगे कि ट्रायल के बाद का प्रोसेस है। यानी एक तरीके से इसके अंदर यही है कि प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है तो व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, सही है। लेकिन ये तीसरी बात है, लेकिन दूसरी बात इसमें यही है कि ट्रायल के बाद यह प्रोसेस एक तरीके से छोड़ दिया जाता है। सेम प्रोसेस है कि अगर किसी व्यक्ति का ट्रायल हो गया और उसको बरी कर दिया गया है तो उसको ट्रायल के बाद कोर्ट एक तरीके से पूर्ण रूप से बरी कर देता है, उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई बाद में नहीं की जाती है। उससे संबंधित ये नहीं है कि अदर केस, ओनली उसी केस से रिलेटेड। लेकिन IPC की धारा 300 ये बताती है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको क्या है कि उसका ट्रायल दोबारा कोर्ट को करना पड़ता है। अब अपन देखेंगे सेक्शन 2W में क्या बताया गया है। तो सेक्शन 2W में थोड़ा मोस्ट सेक्शन है तो इसका एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा क्या बताया गया मोटा मोटा। समन केस सेक्शन 2W में बताया गया है कि समन केस यानी सच ऑफेंस इन विच द पनिशमेंट 2 ईयर और द लेस और फाइन चैप्टर। एक तरीके से इसमें बताया गया है कि सच ऑफेंस इन विच पनिशमेंट 2 ईयर, यानी ऐसे अपराध जिनकी सजा 2 साल या 2 साल से कम होती है, यानी फाइन भी दिया जा सकता है इनको पूर्ण रूप से। एक तरीके से ऐसे अपराध जिनकी सजा 2 साल या 2 साल से कम होती है उनको क्या कहते हैं? समन केस कहते हैं। समन मामले यानी 2 साल या 2 साल से कम होती है जिन ऑफेंस की सजा या फिर उसमें फाइन भी हो सकता है उनको समन मामले कहते हैं। अब अपन देखते हैं 2X में क्या मेंशन है। 2X देखते हैं वारंट केस यानी सच ऑफेंस विच इज डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट और इम्प्रिजमेंट। यानी इसमें बताया गया है कि ऐसा कोई भी ऑफेंस या अपराध जिसमें सजा एक तरीके से 2 साल या एक तरीके से ऊपर या फिर मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास से संबंधित होता है, उन ऑफेंस को क्या कहते हैं? वारंटी
केस या वारंट मामले कहते हैं। किनको? यानी एक तरीके से जिन अपराधों की सजा 2 साल से ऊपर या फिर डेथ पनिशमेंट या आजीवन कारावास हो तो उन्हें क्या कहते हैं? वारंट मामले कहते हैं। तो अपना जो सेक्शन 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे सेक्शन 3 के बारे में। सेक्शन 3 में देखेंगे कि क्या क्या मेंशन है। तो आप सभी का पहला करते हैं कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। रॉकी लॉ क्लासेस को बहुत ही कम सब्सक्राइबर आ रहे हैं, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट तक, थोड़ी मेरी भी गलती है कि लास्ट में मैंने क्या है कि चैनल पे वीडियो डालना अर्थात आपको लीगल जानकारी देना बंद कर दिया था। तो कुछ प्रॉब्लम्स के कारण चैनल पे वीडियो स्टॉपेज हो गए थे, लेकिन अब आपको रेगुलरली कानून की जानकारी मैं देता रहूँगा और आपका भी कर्तव्य है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।